ओके। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से हमारी मुलाकात हुई। हमारे जो लास्ट डिस्कशन था, इन दैट वी डिस्कस्ड अबाउट कि स्थिति क्या है, दशा और दिशा क्या है, तो इसमें कितने प्रॉब्लम्स है, ये सब हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। एंड बट अभी हमको ये जानना है कि इससे हमको निजात कैसे पाना है, पर्यावरण के जो प्रॉब्लम्स है इससे हम बाहर कैसे आएंगे। और इसके लिए आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र क्या इनिशिएटिव ले रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ इनिशिएटिव लेती है। कभी कभी इन दोनों के इनिशिएटिव में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि पूरे विश्व में एयर पोल्यूशन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, बिकॉज एयर पोल्यूशन एक ऐसा मसला आज आ गया है कि अगर पोल्यूटेड एयर है तो शायद हम 15 सेकंड में जी नहीं पाएंगे, अगर कुछ होता है तो। पानी को उतना महत्व तो थोड़ा कम है क्योंकि थोड़ा सरवाइव कर लेंगे। तो अगर हम देखें कि विश्व पैमाने में, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एयर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन, ये हमने चर्चा करी है, हम सभी जानते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो प्रयोग शुरू किया गया है वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये केंद्र के तरफ से है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसमें अगर हम देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड फ्रेंड सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही मैडम। हाँ, मला पण नाही येत आहे। 1 मिनिट थांबा। लॉक हो गया मैडम शायद आवाज। हाँ हाँ, ठीक है, वेट करते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अभी आ रही है। अभी आ रही है सर। स्क्रीन अभी आ रही स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख हाँ रहा सर, है? स्क्रीन विजिबल है। ओके, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो एनकैप जो शुरू किया है, ये एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है। इस नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी है जो एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए इसको लाया गया है। और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि 2024 तक हम 2019 में हमारे जितने पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस थे, जो इसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण के लिए, एयर क्वालिटी के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर पार्टिकुलेट मैटर है, चाहे वो 2.5 माइक्रोन हो या 10 माइक्रोन्स हो। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत जो हमारी पार्टिकुलेट मैटर एमिशन 2019 में जो हो रहा था, उससे भी 20 से 30% कम करने का ध्येय है। यह टारगेट है 2024 तक।
It proposes the implementation of city-specific air quality management plan of non-attainment cities. Non-attainment cities वो है जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता है, अर्थात सरकार ने स्टैंडर्ड बनाई है कि ये पैरामीटर्स के ये होने चाहिए, आगे हम देखेंगे। तो वो शहर जो इसको वायलेट करता है, अर्थात वो शहर जहां पे प्रदूषण है, उन जगहों के लिए अलग अलग शहर के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। टारगेट ये लिया जा रहा है कि 2024 तक 2019 में जितना पार्टिकुलर एमिशन होता था या एटमॉस्फेयर में, अपना एनवायरनमेंट में जितना पार्टिकुलेट मैटर रहता था, उससे 20 से 30% कम करेंगे। तो कितने नॉन अटेनमेंट सिटीज है? टोटल 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया था। बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने और 20 जोड़ दिए। तो टोटल आज हमारे देश में 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज है। अब ये तो हो गया, एनकैप तो हो गया, क्लीन एयर प्रोग्राम। इसके तहत सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारे शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति क्या है, और ये स्थिति जानने के लिए हमें आज की दशा को जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार ने लॉन्च किया है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत पूरे देश में 307 सिटीज एवं टाउन में 703 मैनुअल ऑपरेटिंग स्टेशंस लगाए गए हैं। और ये जो मैनुअल ऑपरेटिंग स्टेशंस हैं, ये बेसिकली 4 पैरामीटर को एनालाइज करता है। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड PM2.5। PM10 मतलब धूल कण बोलिए या पार्टिकुलेट मैटर बोलिए, जिसका साइज 2.5 से 10 माइक्रोन तक है, और 2.5 अर्थात जिसका पार्टिकुलेट साइज 2.5 या उससे कम है। ये 4 पैरामीटर्स एनालाइज होते हैं 703 मैनुअल ऑपरेटिंग स्टेशन जो 307 शहरों में है। इसके सिवा 134 रियल टाइम कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन भी लगाए गए हैं 71 सिटीज में। ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसमें ऑटोमेशन है, ये अपने आप डेटा जनरेट करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है। इसमें ऊपर के 4 पैरामीटर्स के साथ अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड बेंजीन भी ऐड किया गया है। तो ये है हमारा नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमाइन द स्टेटस एंड ट्रेंड ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी। ये डिटरमाइन करेगा कि कोई भी शहर में, कोई भी गांव में, शहर में ज्यादा हो रहा है अभी तो, कि एक मौजूदा समय में वहां का एयर क्वालिटी कैसा है। ये इनका मुख्य उद्देश्य है, एयर क्वालिटी जानने के लिए ये स्टेशंस लगाए गए। दूसरा ये जानना है कि जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स है, क्या उस जगह में, उस शहर में प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा है पोल्यूशन। ये जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए, ये पैरामीटर्स के डिफाइंड वैल्यूज है, क्या इससे ज्यादा है, कम है, वो जानना है। टू आइडेंटिफाई नॉन अटेनमेंट सिटीज, जो शहरों में ज्यादा है वो आपके नॉन अटेनमेंट हो गए, मतलब वहां प्रदूषण है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए, करेक्टिव मेजर्स क्या लेने चाहिए, ये भी इसके जरिए जाना जाएगा। और आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचर का भी कुछ सेल्फ क्लिनजिंग प्रोसेस होता है, खुद को प्यूरिफाई करता है। जैसे देखिए, जो लोग नागपुर के अगर कोई होंगे या कहीं पे भी होंगे, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, जो लोग थर्मल पावर प्लांट के एकदम करीब में है उनको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे हम दूर आते हैं प्रॉब्लम कम होता है, क्योंकि चिमनी से जो निकल रहा है
वो आगे चल के डाइल्यूट होता है हवा में। तो ये नेचर का डाइल्यूशन फैक्टर है, हवाओं के साथ डिस्पर्शन है, विंड मूवमेंट है, ड्राई डिपोजिशन है, बारिश प्रेसिपिटेशन है। ये सब जब होता है, जैसे आप देखेंगे कि बारिश के दिनों में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कम रहता है, क्योंकि बारिश में ये नीचे आ जाता है बारिश के पानी के साथ। तो ये सब नेचुरल प्रोसेस है। तो इसका भी अनुमान लगाना अति आवश्यक है कि एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट खुद अपने आप को कितना क्लीन कर रहा है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कैसे समझेगा प्रदूषण है कि नहीं है, उसके लिए स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए। एयर क्वालिटी सीपीसीबी अंडर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ये स्टैंडर्ड डिफाइन किए। ये यार्डस्टिक्स है जो आपको बता, ये स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर है आप तो आप प्रदूषित है। ये स्टैंडर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आप देखिए इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल और सेंसिटिव को अलग किया गया है, और उसमें भी एनुअल और 24 आवर्स, दो अलग अलग वैल्यूज दिए गए। गौर करिए सारे पैरामीटर्स के। एनुअल मतलब एवरेज, और 24 मतलब सडन एक्सपोजर। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड सडन एक्सपोजर 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक अलाउड है, पर एनुअल एवरेज 50 होना इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरियाज में। ऑफ कोर्स सेंसिटिव में इसका कम होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप देख सकते हैं आपके सामने, एनुअल एवरेज 40, सडन एक्सपोजर 80। पार्टिकुलेट मैटर एनुअल एवरेज 60, एवरेज सडन एक्सपोजर 100। और PM 2.5 एनुअल 40 एंड सडन एक्सपोजर 60। इस तरह से पूरा डिफाइन किया गया है कौन सा पैरामीटर कितना होना चाहिए। साल का औसत या 24 घंटे में सडन एक्सपोजर। अगर कोई शहर का वातावरण इससे मैच कर रहा है, इससे कम है, तो उस शहर को प्रदूषित नहीं माना जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर हैं तो आपको प्रदूषित माना जाएगा। कंटिन्यूअसली आप ऊपर हैं तो एक आध बात ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअसली ऊपर हैं तो आपको नॉन अटेनमेंट सिटीज में आपकी गिनती होगी। अब इसके बाद आता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपने देखा होगा कि हमारे शहर में तो है, बाकी जगह मुझे पता नहीं है, काफी जगह देखा मैंने। वैसे दिल्ली में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, कि चौक, हर चौक में एक डिस्प्ले रहता है, डिजिटल डिस्प्ले। उसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाता है, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उस क्षण में, उस पल में, उस एरिया का, उस स्पॉट में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, पैरामीटर्स के वैल्यूज क्या है, वो आपको बताए जाते हैं। AQI was launched by Honorable Prime Minister in 2015, जो 14 शहर में हुआ था, होता था, अभी 71 शहर में होता है। और इसमें पैरामीटर्स सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10, PM 2.5, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड लेड, ये सारों का मिलाव करके एक फिगर बताया जाता है कि आपके शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। इंडिविजुअल वैल्यू एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं दिखाया जा रहा। अगर दिखाया गया 2-4 पैरामीटर तो ठीक है, बट एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 पैरामीटर्स है, ये 8 पैरामीटर को मिला के उस क्षण में, उस पल में, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो आपको बताया जाता है। अगर 0 to 50 के बीच में है तो बहुत अच्छा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, कोई इंपैक्ट नहीं। 51 to 100 सैटिस्फैक्टरी है। 101 से 200 मॉडरेट, 201 से 300 पुअर। यहां से पुअर चालू होता है, उस तरफ से यहां से पुअर चालू होता है, यहां से खतरे की घंटी बजना चालू होता है।
अगर 301 से 400 है तो वेरी पुअर, और 401 से 500 है तो सीवियर। आपको हम बता दें कि दिवाली की रात ऑलमोस्ट सारे शहर वेरी पुअर सीवियर में आते हैं, और दिल्ली जैसा शहर तो सीवियर के भी ऊपर निकल जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो मैंने आपको 8 पैरामीटर बताए, वो 8 पैरामीटर का निचोड़ निकाल के उस वक्त शहर का AQI बताया जाता है, उस एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाता है। अगर आप कभी 200 के ऊपर देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो समझ जाइए कि ये पुअर लेवल पे आया है और यहाँ पे प्रदूषण हो रहा है। अब हम नॉन अटेनमेंट सिटी की बात करें तो 102 नॉन अटेनमेंट सिटी चिन्हित किए गए थे, बाद में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उसमें 20 और ऐड कर दिए 122। अफसोस इस 122 में 17 शहर हमारे महाराष्ट्र के। आपके सामने महाराष्ट्र के शहरों का लिस्ट है। मुझे नहीं लगता है कि इसके सिवा महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा शहर बचा होगा। सारे बड़े शहर मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, नासिक सब आ गए। छोटे शहर अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, जलगांव, सांगली ये भी आ गए। मतलब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, 17 बड़े शहर नॉन अटेनमेंट शहरों में हैं जहां वायु प्रदूषण है। ये कुछ विस्तारित भारत के मैप में आपको दिखेगा, अलग अलग स्टेट में नॉन अटेनमेंट सिटीज। इसके बाद हम आते हैं नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान। ये भी सरकार ने लॉन्च किया, नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रिंजेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। पहला ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया, नॉन अटेनमेंट सिटीज कौन से हैं। आपने कैसे पता किया? आपने वह मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए। कैसे मॉनिटरिंग स्टेशन? मैन्युअली ऑपरेटेड है या ऑटोमेटेड है? आपने डेटा कलेक्ट किया, आपके पास स्टैंडर्ड है, आपने स्टैंडर्ड से कंपेयर किया और करके देखा ये 102 शहर, बाद में 20, ये 122 शहर है जहां पे कंटिन्यूअसली जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा के डेटा आ रहे हैं, वैल्यूज ज्यादा है, अर्थात ये प्रदूषित है, ये नॉन अटेनमेंट है। अब इन्हें ठीक करने के लिए नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्लान। पहला, स्ट्रिंजेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स। जो भी मिटिगेशन मेजर्स है उसको आपको सख्ती से लागू करना है। ऑगमेंटेशन एंड स्ट्रेंथन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क। अब जैसे नागपुर शहर में 4 मॉनिटरिंग स्टेशन थे और नागपुर नॉन अटेनमेंट शहर। अब इतना बड़ा नागपुर शहर में 4 मॉनिटरिंग स्टेशन से क्या होने लगा? कहां पे थे 4 मॉनिटरिंग स्टेशन? पहला, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है सिविल लाइंस में, उसके छत पे। दूसरा, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में। तीसरा, सदर में। चौथा, शंकर नगर में। एक LIT में और एक हिंगना टी पॉइंट पे। अब आप देखिए 5 में से 3 2 किलोमीटर के रेडियस पे। सिविल लाइंस एरिया में अगर आप इतने मॉनिटरिंग स्टेशन लगाओगे जहां पे ना तो ज्यादा एक्टिविटीज है, ना इंडस्ट्री है, ना गाड़ियां ज्यादा चलती है, ना पोल्यूशन ज्यादा होता है, और यहाँ का डेटा लेके आप नागपुर के डेटा का चित्रण नहीं कर सकते। हम लोग काफी सालों से इस विषय पे आवाज उठा रहे थे कि नागपुर की सही छवि को दर्शाया नहीं जा रहा है। तो अभी सरकार ने और 5 स्टेशन अलाउ किए हैं, लग रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं भाई? अब वो नए में से एक LIT में लग रहा है, एक मेडिकल कॉलेज में लग रहा है, एक महल में लग रहा है, और एक कहाँ लग रहा है, और एक कहीं तो भी लग रहा है। 4। तो अभी भी नागपुर को पूरी तरह से कवर नहीं किया गया। अब महल, ठीक है, महल में एक है, मेडिकल कॉलेज में एक है, हाँ, एक VRC में लगा, VNIT में। अब VNIT में क्यों लग रहा है, LIT में क्यों लग रहा है?
मेडिकल कॉलेज में क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे मॉनिटरिंग स्टेशन करेंगे, बच्चे करेंगे, हम करेंगे, डेटा लेंगे। हमें अपनी सहूलियत से मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं लगाना, हमें उन जगहों पे मॉनिटरिंग स्टेशन लगाना है जहां प्रदूषण है। अब आप देखिए कोराडी और खापड़खेरा थर्मल पावर प्लांट, गोधनी में हमारा कोई कुछ नहीं है हमारे पास। जो भांडीवाड़ी में हमारे पास कुछ नहीं है जहां पे डंपिंग यार्ड है। पूरा सीए रोड खाली है, हमारे पास कोई स्टेशन नहीं है। हमें अपने सहूलियत से स्टेशन नहीं लगाना कि भाई सैंपलिंग आसान है। हमें उन जगहों पे स्टेशन लगाना है जहां पे प्रदूषण ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऑगमेंट पब्लिक अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, आम जनता को, पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा एयर क्वालिटी के बारे में, और आम जनता क्या कर सकता है इस एयर क्वालिटी को रोकने के लिए, इसके बारे में बताना पड़ेगा। इसका टेन्योर क्या है? मिड टर्म का जो प्लान है वो 5 साल के लिए लिया गया है, 2024 तक, 2019 को बेस लाइन मान के। और अगर ये कामयाब रहा तो लॉन्ग टर्म जो आगे और 20-25 साल बढ़ाया जाएगा। टारगेट क्या है? जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बोला कि पहला टारगेट है पार्टिकुलर मैटर 2.5 माइक्रोन, पार्टिकुलर मैटर 10 माइक्रोन को 2024 तक 2019 में जितना था उससे 30% कम करना। इसके सिवा भारत सरकार के द्वारा कई एयर क्वालिटी के लिए कई सारे और इनिशिएटिव्स हैं। एडवांस व्हीकल एमिशन एंड फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड, हम BS4 से सीधे BS6 में गए हैं। प्लान टू इंट्रोड्यूस ए वॉलंटरी फ्री मॉडर्नाइजेशन एंड ओल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग, 15 साल से ऊपर हो गया तो स्क्रैप करना वगैरह। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस मेट्रो रेल को ज्यादा प्रपोर्ट करना, ज्यादा एडवोकेट करना। उज्ज्वला स्कीम के तहत LPG कनेक्शन गांव गांव में पहुंचाना, क्योंकि आज भी गांव में जब कोयले या लकड़ी या कुछ जला के जब खाना पकता है तो उसमें जो प्रदूषण होता है, इंडोर पोल्यूशन हम बोलते हैं, वो बड़ा भयानक होता है। और शायद आप लोग जान के चौंक जाएंगे कि हम लोग मच्छर भगाने के लिए हम लोग गुड नाइट का कॉयल जलाते हैं। तो अगर सारी रात एक कॉयल जला गुड नाइट का, तो उससे जो इंडोर पोल्यूशन हुआ विच इज इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 1 पैकेट ऑफ सिगरेट। तो मच्छर भगाने के लिए हम करते हैं। आज एक महिला अगर पूरा खाना बना रही है गांव में चूल्हे में, फूक फूक के, और वो जो धुआं निकल रहा है दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 पैकेट्स ऑफ सिगरेट। इसलिए हमारी सरकार गांव गांव में उज्ज्वला स्कीम को पहुंचाना चाह रही है। एनर्जी एफिशिएंट लेवलिंग प्रोग्राम, आज आप देखेंगे कि आप कोई भी चीज खरीदने जाए जो इलेक्ट्रिक से चलेगी, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कुछ भी, AC हो गया, उसके ऊपर देखेंगे लेवलिंग रहता है, स्टार बना रहता है। 5 स्टार मतलब सबसे कम पोल्यूटिंग, सबसे कम एनर्जी कंजम्पशन। 1 स्टार मतलब सबसे ज्यादा। 1 स्टार सस्ता है, 5 स्टार महंगा है। तो कम से कम 5 स्टार नहीं तो 4 स्टार में तो हमको जाना चाहिए। और डीजल जनरेटर जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है उसके लिए नोटिफाई किया गया स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स। अब देखिए जो पहला पॉइंट है, मैं आपको बताऊं शोकांतिका क्या है जनाब। एडवांस व्हीकल एमिशन एंड फ्यूल क्वालिटी स्टैंडर्ड। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आज हर कोने में पर्यावरणविद है, हर कोने में। जब सरकार ने ये बोला कि BS4 की गाड़ियां
अब बिकनी बंद होगी। तो पहले तो इन कंपनियों को लगा यार ऐसे ही भपकी दे रहा है, कुछ होगा नहीं। बट ये सरकार स्ट्रिक्ट, तो इन्होंने जो डेट बोला था उसको एक्सटेंड नहीं किया। फिर जब कंपनियां देखी कि भाई अब एक ही महीना बचा है और जो BS4 की गाड़ियां हैं उसके बाद तो एकदम कंडम हो जाएगी, तो उन्होंने उसके प्राइस घटाए और लास्ट 10 दिन में बहुत ज्यादा उन गाड़ियों को बेचा गया। कंपनियां अपना प्रॉफिट देख रही थी कि भैया इतनी गाड़ियां हैं, भेज दो। सरकार BS4 से BS6 में क्यों जा रही है? क्योंकि BS4 वाली गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण करती है। इसी गाड़ी के लाइन में एक गाड़ी थी नावी करके, NAVI, छोटी सी मोपेड टाइप की है। जब वो नावी जिसकी कीमत 56,000 थी, उसे 28,000 में कंपनी बेच रही थी। लंबी लाइन लग गई। हर वो व्यक्ति जो लाइन में खड़ा था वो पैसे बचाने के चक्कर में खड़ा था, पर्यावरण उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, उस कंपनी के लिए भी नहीं रखता है। मगर अफसोस उस लाइन में हमने 2-3 पर्यावरणविदों को भी खड़े होते देखा, जो बाहर तो ज्ञान देते हैं, पर जब खुद पे आए, खुद के 27,000 बच रहे थे, और उनमें से एक बुजुर्ग पर्यावरणविद आज भी वो नावी लेके घूम रहे हैं नागपुर शहर में। ऐसे लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप वो व्यवहार में लाइए जो आप ज्ञान देते हैं, ये यथार्थ है। तो एयर क्वालिटी के लिए सरकार के क्या इनिशिएटिव्स हैं, केंद्र सरकार की, उसके बारे में हमने चर्चा करी। मेरे ख्याल से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। फिर से पिछले लेक्चर की तरह मैं 2 मिनट समय लूंगा और मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि मैसेज बॉक्स में आप थोड़ा लिखें कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है, या आप इसमें कोई परिवर्तन करना चाहेंगे। 2 मिनट मैसेज बॉक्स पे, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक बोलना बड़ा ऑड होता है, मतलब हम शब्दवेदी बाण चला रहे हैं, और हर व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान होता नहीं है सर। प्रशांत नारायण जी यस सर, बलिराम जी यस सर, डॉक्टर गायत्री कुकरे वेरी नॉलेजेबल सर, थैंक यू सो मच। मैं बाकी लोगों से भी थोड़ा सुनना चाहूंगा, क्योंकि कम्युनिकेशन बोथ साइड होना चाहिए। डॉक्टर मनीषा पांडे गुड सर, श्रीकांत चौधरी वेरी रिलेवेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच सर, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। चलिए ठीक है, इससे हमको लग रहा है कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलिए एक छोटा सा जोक सुना देते हैं। मैं औरंगाबाद HRDC में एक लेक्चर ले रहा था, ऐसा ही था। उनमें से एक जनाब का ऑन हो गया। सब लोग बोल रहे हैं भाई ऑफ करो ऑफ करो, आवाज आ रही आवाज आ रही, पर वो जो हमको सबको सुनाई दे रहा है, भाई साहब कोई मार्केट प्लेस पे है, रजिस्टर होके मार्केट प्लेस पे चले गए और ऑन हो गया। किस्मत खराब, और पूरे मार्केट प्लेस की कोलाहल हमें सुनाई दे रही है। तो ऑनलाइन में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। Amreen Nazir लिखती, yes sir, very nice. Me and my husband in environment related business because he is the solar business. Wow, wonderful. So I like your class very much. Thank you so much, madam. अगर वो सोलार बिजनेस में है तो वो आने वाले Yes, प्रजन्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। yes, sir. Yes, sir. और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से सोलार का बादशाह है। हम बहुत Yes, कुछ कर सकते हैं, भौगोलिक दृष्टि से हमको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। मगर yes, शोकांतिका है कि 2014 तक हमारी सोलार इंस्टॉल कैपेसिटी वर ओनली 2.63 गीगावाट। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं,
मैं पर्यावरण से हूं, ना मैं किसी धर्म से हूं, मेरे लिए पर्यावरण धर्म है। और ये शोकांतिका है कि भारतवर्ष में सोलार अबंडेंट सोलार होने के बाद भी हम 2.63 पे थे 2014 तक, जो आज 36 तक पहुंचा है। सो मैं कोई पॉलिटिकल एनालाइज नहीं कर रहा हूं कि रसोई गैस इतना बढ़ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग महंगा हो गया, हमने पाकिस्तान पे ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आर देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ सोलार सिस्टम? रूपा दांडे जी पूछ रही है। देखिए, है तो सबसे पहली बात, जो प्रदूषण है, प्रदूषण तो बहुत कम हो जाएगा, मगर सोलार पैनल, सोलार बैटरी, ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये एक नया प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। वो है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे हम लोग गाड़ियां चलाते हैं सोलार पे, उसकी जो बैटरी है, जो पैनल्स है, हम ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। मगर देखिए, हर चीज की एक कीमत होती है, तो हमें चुनना है, बहुत बुरा, थोड़ा बुरा, तो कम से कम थोड़े बुरे से तो चुने। आई हैव आल्सो सोलार पंप फॉर माय एग्रीकल्चरल फार्म, श्रीकांत चौधरी जी बोले, वेरी गुड सर, वेरी गुड। और इसीलिए ना, मेरे को ये एकेडमिक स्टाफ कॉलेज बोलिए या एचआरडीसी में चर्चा करने में, मैं लेक्चर लेता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ, मैं चर्चा करता हूँ, बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना बुद्धिजीवी होते हैं। आप लोग आने वाले प्रजन्म का निर्माण कर रहे हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम की जड़ें कहां तक पहुंच गई है। सो हेलो अभी अगर हम एयर हेलो क्वालिटी से बाहर जाएंगे, हेलो सर। हेलो और सोलार पर, हाँ, क्या बोल रहे हैं सर, बोलिए। हेलो sir, when I was studied at RTMNU University for PhD, that time one scientist from I think USA, he came and he asked what is the reason behind global warming, and someone from us answered him that the CO2 gas is responsible for that global warming. He gets suddenly angry on us, and he said that जी, not at all the CO2 gas is responsible. Your home appliances or electronic appliances are responsible at more major extent. And how could you say that the CO2 is responsible? That time he suddenly get much more angry that CO2 is not at all responsible for the global warming. He stress on the electronic equipments, and you buy सर जी, AC, freeze like that. नहीं, बराबर सर। सर, सी द थिंग इज, I don't want to make any comment on anyone, but this is little surprising to me because the entire globe is talking about carbon emission. That's carbon. If you check on the net also, it's all about carbon emission. The entire game is going on carbon emission. And if you consider home appliances, it does play some role, but considering the industrial emissions, including thermal power plants and all, home appliances है, पर उतना ज्यादा नहीं है सर। इसको जरा आगे कर देंगे। एंड जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही हम चला रहे हैं, तो वो भी CO2 जनरेट करता है। बट देखिए, मैं आपको बताऊं क्या, कि अगर आप इसका कंपेयर करेंगे ना, तो अगर हम मेरा छोटा सा घर है यार, और उसमें मैं एसी चला रहा हूँ, उससे मैं जो एमिट कर रहा हूँ, और जो मेरा कोराडी थर्मल पावर प्लांट है, कोई कंपैरिजन नहीं है बॉस। मतलब उन्होंने, ठीक है, होम अप्लायंसेस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, बट पता नहीं उनको क्यों नाराजगी हुई, उनकी क्या सोच होगी उस समय, हमें नहीं पता है, क्योंकि अलग अलग बुद्धिजीवियों का अलग अलग सोच होता है।
we are also बट ये थोड़ा सा also सरप्राइजिंग था सर, मेरे लिए हाँ थोड़ा सा चौंकाने वाला था। हाँ और इसीलिए जो मेरा ये क्या पॉइंट है करते जो आपके डॉक्टर की तो सामने ही ये है कि हमें एंग्री हो गए थे, बोला एनर्जी अरे ऐसे एफिशिएंट कैसे मतलब। अप्लायंसेस अगर हम लेते हैं। हम्म, हाँ जी सर, बोलिए बोलिए, आपका आवाज कट गया। हाँ हम भी सरप्राइज हो गए थे सर तब, लेकिन वो बहुत एंग्री हो गए थे ना, तो किसी ने फिर बोला ही नहीं था। हम्म। बहुत से मतलब टीचिंग स्टाफ भी थे तब, हम सभी थे। और वो मतलब होम अप्लायंसेस ही नहीं, और जो भी अपन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, तो आप बोले वो छोटा छोटा करके कितने सारा अप्लायंसेस हो जाता है, उससे निकलने वाली हीट जो रेडिएशंस रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, उसके बारे में कोई कभी क्यों नहीं बोलता। मतलब हमेशा व्हीकल्स या इसको इसको जिम्मेदार सर रखते हैं। वो देखिए, वो इम्पोर्टेंट है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए देखिए ना, आपके स्क्रीन में जो है, आप सगे नीचे से दूसरा पॉइंट देखें। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने एनर्जी एफिशिएंसी लेवलिंग प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया। मतलब इसमें आम आदमी जब कुछ खरीदने जाएगा, उसको समझ जाएगा कि भाई ये इससे कितना प्रदूषण होता है, ये कितना बिजली खपत करेगा। देखिए, अगर ज्यादा बिजली खींचेगा तो बिल तो ज्यादा आएगा, वो अलग बात है, पर उतना ही ज्यादा वो प्रदूषण करेगा क्योंकि उतना ही ज्यादा थर्मल पावर प्लांट की एनर्जी खींच रहा है। बाकी जो एमिशन है उसके लिए ये लेवलिंग प्रोग्राम लाया गया है। आज आप कोई भी चीज जाके अगर आप खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदो सर, उसके ऊपर में देखना एक स्टार वाला बना रहता है। अब उसमें क्या है कि हर व्यक्ति 5 स्टार खरीद नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप 5 स्टार खरीदोगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, एकदम वेरी फ्रैंक एग्जाम्पल, वेरी फ्रैंक। मैं एक जन के साथ, मेरे मित्र हैं, ऐसे हम लोग गए थे, उनको अपने घर के लिए लेना था। तो उन्होंने 1.5 टन एसी लेना था उनको। तो उसमें एक 4 स्टार था, एक 5 स्टार। दोनों के अंदर में डिफरेंस 12,000। और मैं उनके बाजू में खड़ा था, उन्होंने 4 स्टार वाला लिया। मैं उन्हें कुछ बोला नहीं सर, क्योंकि देखिए, पैसा उनका है। 12,000 इज ए बिग डिफरेंस। 30 नहीं, 40,000 के एसी में 12,000 का डिफरेंस, बिग डिफरेंस। ये भी हमें सोचना पड़ेगा, इरेशनल नहीं होना है। पर कम से कम वो आदमी 4 स्टार तो ले रहा है, वो तो 3 स्टार भी ले सकता था। तो ये धीरे धीरे है सर। तो मेरी आप सभी से ही अनुरोध है कि ये जो एफिशिएंसी लेवलिंग प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी गौर करें। और आज अगर पूरा देश 4 स्टार पे आ जाता है, एटलीस्ट मेरे आपके जैसे बुद्धिजीवी अगर आ जाते हैं, तो भी घरों से जो हम निकालते हैं, जो हमारे एमिशन होते हैं, वो कम होंगे। देखिए, अभी ओजोन डे होगा तो लोग बोलेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है, मगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 20 साल पहले साइन हो गया है, जिसमें क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन को बैन कर दिया गया है। उसके जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन चल रहा है। उससे ओजोन लेयर में इकट्ठा नहीं हो रहा है, मगर वो ग्रीन हाउस गैस है। तो ये आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाला फंडा चल ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एयर से बाहर निकलते हैं और आते हैं हमारे प्लास्टिक में। प्लास्टिक में दुविधा ही दुविधा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने 12 अगस्त 2021 को सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लाया। गौर करिएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक, सारे प्लास्टिक पे नहीं। और उन्होंने ये कहा कि जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पे पूरे देश में संपूर्ण रूप से बैन होगा। हालांकि अभी आप लोग कुछ सोच रहे हैं, अरे बोलने की बात है भाई। ये उन्होंने अमेंडमेंट लाया, फिर 12 अगस्त को ऑब्वियसली एक बैन लाए आप, आपके ऊपर दबाव आएगा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उसके नीचे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 23 मार्च 2018 में, तब हमारे पर्यावरण मंत्री महाराष्ट्र के माननीय कदम साहब थे, उन्होंने एकदम ताबड़तोड़ प्लास्टिक बैन अनाउंस कर दिया। हड़कंप मच गया।
फिर उन्होंने 3 महीना एक्सटेंड किया। और जो महाराष्ट्र में है, हम जानते हैं कि प्लास्टिक बैन हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र में मुंह के बल गिरा है, बिल्कुल नाकामयाब है। क्यों, कैसे, कब, इस पे ऊपर हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र ने 2018 में लाया था, पर महाराष्ट्र ने ब्लैंकेट बैन लाया था, सब बैन। कैसे होगा भाई? आप मार्च महीने में ला रहे हो, 3 महीना आप एक्सटेंड कर रहे हो, मार्च से अप्रैल, मई, जून, आप पूरे प्लास्टिक पे बैन कर रहे हो, रेनकोट में बैन कर रहे हो, छतरी पे बैन हो जाएगा, जिंदगी कैसे चलेगी भाई? पर जो केंद्र सरकार ने किया है वो सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन किया है। क्या है सिंगल यूज प्लास्टिक? The most common single-use plastic found in the environment are in order of magnitude: cigarette butts, plastic drinking bottles, caps, food wrappers, plastic grocery bags, plastic lids. ये सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब एक बार यूज करके फेंक दिया, वो सिंगल यूज प्लास्टिक। मैं आपको एक दो चीज दिखाना चाहूंगा, बहुत सिंपल है सर। आज मैं बोल रहा हूं, मैं और आप सुन रहे हैं, आप सभी। हर दिन बिस्लेरी बॉटल खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 20 रुपए तो हम दे सकते हैं। पर अगर हम इस तरह से ये लेके चले, तो आप सोचिए कि हम कितना ज्यादा प्लास्टिक को हम रोक रहे हैं। प्लास्टिक के, वो प्लास्टिक जो हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक है। फर्क समझिए। आज अगर कोई बोलेगा कि एकदम से प्लास्टिक बैन हो नहीं सकता है, आप नहीं कर पाओगे, प्लास्टिक हमारे खून में बस गया है। इन्होंने जब प्लास्टिक इन्वेंट किए थे तो बड़े खुश थे, पर दूसरे फोटो में देखिए, आपको शायद पता होगा कि भस्मासुर नामक असुर था, महादेव की तपस्या की, महादेव प्रसन्न हुए, बोले बोल बेटा क्या चाहिए? तो बोले हमें ये शक्ति दीजिए, मैं जिसके सर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। महादेव बोले तथास्तु। तो ये कमीना भस्मासुर महादेव के सर पे ही हाथ रखने के लिए दौड़। तो ये फोटो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये जो भस्मासुर है ये प्लास्टिक है, और जो महादेव है वो हम है, आप है। हमने ही प्लास्टिक को इतना महान बनाया, हमने ही हमारे जीवन शैली में प्लास्टिक को जोड़ा, और आज यही प्लास्टिक हमारे लिए बहुत बड़ा भस्मासुर बन गया है। क्यों, क्या क्या हो गया? ये देखिए, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सदियों से प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं होगा, जैसा का वैसा पड़ा रहेगा। 20% ऑफ द सॉलिड वेस्ट इन प्लास्टिक, जो भी सॉलिड वेस्ट घरों से निकलता है उसमें 20% प्लास्टिक होता है। यही प्लास्टिक है जो आपके सीवर लाइन को चोक कर देता है। प्लास्टिक की पन्नियां हम फेंक देते हैं, वो हवा में उड़ते हुए सीवर लाइन में जाके चोक करता है। फिर जब बारिश आती है तो पानी जा नहीं पाता है, बारिश का पानी जमाव होता है, थोड़ा ज्यादा बारिश होता है तो फ्लड लाइक सिचुएशन होता है। और माइक्रो प्लास्टिक जिसकी साइज 5 mm से कम है, वो समुद्र में इतनी भारी मात्रा में पहुंचा है कि पूरा एक्वेटिक लाइफ के लिए थ्रेट बन गया है। और हमने से ऐसे बहुत लोग होंगे जो आज मुझे सुन रहे हैं, हालांकि आप लोग बहुत हाईली एजुकेटेड है, मगर उसके बाद भी आस्था हमारे दिलों में है, और हम अक्सर गाय को माता मानते हैं। आप देखेंगे काफी लोग उन्हें खाना देते हैं प्लास्टिक के पैकेट में, और गौ माता को नहीं समझता है कि क्या प्लास्टिक है और क्या उसमें खाना है, वो प्लास्टिक सहित खा जाता। मेरे सामने चौंकाने वाले तथ्य तब आए जब नागपुर के पास वर्धा में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाए, हम गए। फिर हमने इच्छा जाहिर करी कि आपके यहाँ का थोड़ा घूमना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। तो वहां पे जो हमने देखा, आप चौंक जाएंगे कि
गाय की मृत्यु के बाद उनके पेट से 10-10 किलो 20-20 किलो प्लास्टिक निकल गया। और ये मैंने अपने आंखों से देखा, चौंक गया। अगर खाना देना ही है तो हम कागज के प्लेट में दें, गौ माता। एक बात सुन लो भैया, चित्रगुप्त देख रहा ऊपर से, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ऊपर में बैठ के चित्रगुप्त देख रहा है और सब लिख के रख रहा है। उसके पास कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, वो लिख के रख रहा है। जब गौ माता को 20 साल खाना खिलाने के बाद ऊपर जाएंगे, बोलेंगे भैया स्वर्ग लोक में एंट्री दो, इंद्र के बाजू में बैठने का मौका दो, क्योंकि हमने गौ माता को 20 साल से खाना खिलाया। चित्रगुप्त देखेगा और वापस नरक में भेजेगा, गरम कढ़ाई में गरम तेल, कि बेटा तुम्हारे कारण इतने गौ माताओं की मृत्यु हुई है। तो अगर हम प्लास्टिक से परहेज करेंगे तो हमारे पास प्लास्टिक आएगा ही नहीं। इसलिए आज सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन की बहुत जरूरत आ पड़ी है। कुछ फिगर्स आपके सामने है सर। 500 बिलियन प्लास्टिक बैग यूज्ड ईच ईयर, 13 million tons of plastic leak into ocean each year, 1 million plastic bottle brought every minute across the world। डराने वाले तथ्य आपके सामने। एक फैक्ट चेक अगर हम करते हैं एकदम रिसेंट, इकोनॉमिक टाइम्स 12 Jan 2023 रिसेंट, उनके की स्टोरी है, उसमें ऐसा है कि इंडिया जनरेट्स अराउंड 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक पर डे। मिलियन टन सर, एंड 1 मिलियन इज वन। अगर हम केजीज की बात करें तो 10 लाख केजी टू 1 मिलियन, इतना प्लास्टिक जनरेट करता है। और केवल 30% ही हम रिसाइकिल कर रहे हैं इंडिया, अर्थात 2.38 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक कचरे में हर दिन। हर दिन फिगर सोचिए सर। अब देखिए किस तरह से पर्यावरण और पॉलिटिक्स इंटरफेयर कर। मेरे हिसाब से आपके प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यही है बुद्धिजीवियों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 12 अगस्त 2021 में, जैसा मैंने बताया, नोटिफिकेशन लाया, अमेंडमेंट किया और उन्होंने कहा कि कैरी बैग जो है, प्लास्टिक के बैग, वो 31 सितंबर तक 75 माइक्रोन होना 2022 और 31 सितंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक 75 माइक्रोन थिकनेस होना। उसके पहले 50 माइक्रोन। 50 माइक्रोन को रिसाइकिल करने में मुश्किल होता है और आज पूरे गांव भरे में छोटे छोटे पप्पू टप्पू चप्पू कंपनियां हैं जो कैसे भी कैरी बैग बनाती है और उसके ऊपर ठप्पा मार देती है 51 माइक्रोन। अब आप बताओ भैया, कौन सा, कैसे आप जज करोगे कि ये 51 माइक्रोन, 52 भी नहीं लिखते, 51 माइक्रोन। तो इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कहा बहुत हो गया भाई। और ये देखिए बहुत पहले अगस्त में ही बता दिया कि 31 सितंबर से लेके 30 दिसंबर तक 75 माइक्रोन होना और 31 दिसंबर 2022 के बाद 120 माइक्रोन होना, मतलब 1 जनवरी से 120 माइक्रोन होना। और जो नॉन वोवन प्लास्टिक बैग है उस पर कंप्लीट बैन। बड़ी अच्छी सोच थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट दबाव में आ गया प्लास्टिक इंडस्ट्री। उन्होंने उन्होंने क्या किया, जरा गौर करिए। 1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन होना चाहिए था बैग्स। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 30 नवंबर 2022, मतलब 1 महीने पहले, फट से जिहाद निकाल दिया
कि महाराष्ट्र में 50 माइक्रोन चलेगा। ये क्या है? और नॉन ओवन प्लास्टिक बैग में भी बैन नहीं है। अगर 60 ग्राम पर स्क्वायर मीटर के ऊपर है तो चलेगा। अब आप बताइए, हम और श्रीकांत चौधरी साहब गए, नॉन ओवन बैग मिला, हम दोनों कैसे नापेंगे ये 60 ग्राम पर स्क्वायर मीटर है कि नहीं है? कोई नाप ही नहीं सकता। वो तो बैग दे रहा है ना, जहां से बना है वहां पे जाके चेक करो। यानी वर्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नॉन ओवन प्लास्टिक बैग भी अलाउ कर दिया और 50 माइक्रोन्स के पे वापस ले आया। 75 भी नहीं, एकदम 50 पे ले गया। अब आप बताइए, हम इस देश में रह रहे हैं जहां पे केंद्र चाह रहा है कि भाई प्लास्टिक को बैन करना है, 1 जनवरी 2023 से हर प्लास्टिक बैग की थिकनेस 120 माइक्रोन्स होना। और जब से वो लागू होने वाला था उसके जस्ट 1 महीने पहले राज्य सरकार निकाल दिया, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है भैया, 50 माइक्रोन चलेगा। अब आप समझिए कि पर्यावरण महत्वपूर्ण है या इकोनॉमी महत्वपूर्ण है? ये शोकांतिका। मैंने हाल ही में ये पूरी चर्चा मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बड़े जर्नलिस्ट से हमने करी है, तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में शायद इसके ऊपर एक बड़ी स्टोरी नागपुर के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपेगा, उम्मीद है, बट देखते हैं। अब प्लास्टिक बैन को इंप्लीमेंट करने के लिए चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है कि हम प्लास्टिक बैन करो बैन करो बैन करो बोल रहे हैं, बट अभी तक सरकार हम प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव देने में नाकामयाब है। कुछ लोग आपको दिखेंगे कि प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव में पेपर के बैग देते हैं, गलत है। जितना ज्यादा पेपर के बैग यूज करोगे उतना पेड़ काटोगे। आसमान से गिरे खजूर पे अटके। प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट कपड़े का बैग। अब होता यूं है कि हमें, अगर हम किसी को बोलेंगे, अगर हम श्री पंचायती लाल महोदय जो ऑफिस से आते हुए प्लास्टिक के पन्नी में सब्जी लेके घर जाते हैं, अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, पंचायती लाल महोदय को कन्विंस करो कि भाई साहब एक कपड़े का बैग लेके घूमिए। और दूसरा ऑप्शन है कि मार्केट में प्लास्टिक पन्नी के कीमत पे कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करो जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिससे प्लास्टिक जैसे परेशानियां ना हो। हम ये दोनों क्षेत्रों में नाकामयाब है। 2018 से लेकर 2023 5 साल में हम प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट ला नहीं पाए, प्लास्टिक कैरी बैग का रिप्लेसमेंट ला नहीं पाए, और ना ही हम पंचायती लाल महोदय को समझा पाए कि भाई एक बैग लेके जाना। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना बड़ा खड़ा करने का। बोलना आसान है और हम जानते हैं। आप देखिए, फिर भी मैं बोलूंगा कोविड के पहले ये सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन थोड़ी सी कारगर हुआ था, मगर कोविड में क्या हो गया, ये जो सब्जी वाले और जो फल वाले हैं वो हमारे लिए भगवान बन गए। अब वो जिसमें दे रहे जैसे दे रहे ले ले भाई। तो कोविड ने एकदम ग्राउंड लेवल पे प्लास्टिक बैन को डिरेल किया, और उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी जो टॉक हो रहा था उसको भी कोविड ने डिरेल किया। तो ये है आज के डेट में प्लास्टिक बैन, सरकार की इनिशिएटिव, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और आज का यथार्थ क्या है। इसके बाद हम आते हैं स्वच्छ भारत मिशन, एक और बहुत बड़ी इनिशिएटिव भारत सरकार की, स्वच्छ भारत मिशन।
इसके तहत स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है। 2016 से शुरू हुआ था। सबसे पहले 73 सिटीज में था, ये बढ़ते बढ़ते अभी 4300 के ऊपर शहरों में होता है, नगर परिषद में होता है, नगर निगम में होता है। आज ये एक बहुत बड़ा चळवळ बन गया है, मतलब पूरे देश में स्वच्छ भारत पे काम होता है। और आप देखेंगे कि इसका जो सेंट्रल की टीम जब अलग अलग शहरों में जाती है, ये नॉर्मली ये जनवरी से मार्च, अप्रैल, मार्च या दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाती है। उस समय आप देखना कि क्या चमक जाता है शहर। अगर हम नागपुर की बात करें, उसके पहले हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्यों स्वच्छ सर्वेक्षण, क्यों स्वच्छ भारत मिशन? एक्ट एज ए एनेबलर फॉर मिशन एक्सिलरेशन इन द सिटीज। स्वच्छ भारत अभियान को एक्सिलरेट करना है, स्वच्छ भारत मिशन के ध्येय को आगे बढ़ाना है। दूसरा, फॉस्टर हेल्दी कंपटीशन अमंग सिटीज टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस ऑन सैनिटेशन पैरामीटर्स। एक हेल्दी कंपटीशन होगा, सबको लगेगा हम आगे आते हैं, आगे आते हैं। एक हेल्दी कंपटीशन, राइवलरी नहीं, हेल्दी कंपटीशन होगा। सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब सीवर लाइन, सफाई, खुले में शौच ना हो, पानी वेस्ट ना हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे पार्ट्स हैं। एनकरेज लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व करें, इसलिए स्वच्छ सर्वेक्षण होता है। आम जनता इन्वॉल्व हो जाए, अवेयर हो। इम्प्रूव सैनिटेशन सर्विसेज डिलीवरी बाय सिटीज। महानगर पालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद और बेटर परफॉर्मेंस करें सैनिटेशन में। पब्लिक टॉयलेट बने, कम्युनिटी टॉयलेट्स बने, उसमें पानी रहे, वो स्वच्छ रहे, लोग रास्ते में खड़े होकर मलमूत्र का त्याग ना करें। लोग जो उनके लिए कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए गए हैं रास्ते में, वहां पे जाके करें। सभी को काम करना है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार पैसे दे, लोकल बॉडीज उस पैसे का सदुपयोग करके सैनिटेशन पे खर्चा करे और आम आदमी उसका प्रयोग करे। ये है टोटल स्वच्छ सर्वेक्षण का। अगर हम नागपुर की बात देखते हैं तो 2020 से स्वच्छ सर्वेक्षण को अलग अलग कैटेगरी कर दिया गया है। हालांकि 4000 के ऊपर शहर हैं, मगर पॉपुलेशन वाइज इसको डिवाइड किया गया है। 0 से 1 लाख पॉपुलेशन एक ग्रुप है, छोटे छोटे से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख एक है, ऐसे ही है ना, 1 से 10 लाख है, और एक 10 लाख के ऊपर है। हम नागपुर 10 लाख के ऊपर में आते हैं। हमारा पॉपुलेशन सेंसर में तो आज भी कुछ 26 लाख दिखा रहा है, बट हम 40 लाख को टच कर रहे हैं। 2020 में नागपुर 18 पे था, 2021 में हम 23 पे गए, 2022 में हम और नीचे उतर के 27 पे गए। ये नागपुर का जो परफॉर्मेंस है, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं, क्योंकि मैं 2018 से नागपुर शहर का स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर हूं। 2020 ये वो साल था जो मैंने पहले आपको बताया था, माननीय अभिजीत बांगर जी हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ करते थे। बाद में जनाब नवी मुंबई में गए और उन्होंने नवी मुंबई को देश का तीसरे पादान पे ले गए। अभिजीत बांगर जबरदस्त आईएएस ऑफिसर, जबरदस्त। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पर्यावरण के लिए उनका समर्पण और काम। रात के 11 बजे तक जनाब बैठे, स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या करना है, कैसे नागपुर बेटर करें। तो 18 तक लेके गए थे। ठीक है, कैप्टन बदलता है, टीम बदलता है। आपके सामने है, जब से महेंद्र सिंह धोनी गए हैं, हमें कैप्टन ही नहीं मिल रहा है।
कोई टेस्ट का कैप्टन, कोई वनडे का कैप्टन, कोई T20 का कैप्टन, वो भी इतने बार बदला बदली। आज 2.5 दिन में टेस्ट हार गए, इंदौर टेस्ट। कैप्टन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में भी, और जहां पे टीम खेलता है वहां कैप्टन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये मैंने बहुत करीबी से देखा है नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अभिजीत बांगर जी को। बाकी भी कमिश्नर्स हैं, मान्यवर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर अगर हम पर्यावरण की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो कभी कभी तो मुझे शंका होती है कि भाई पर्यावरण, एक श्री अभिजीत बांगर है, वो इतने कमिटमेंट से काम करते थे। खैर, नागपुर की पोजीशन, अभी हम नीचे जा रहे हैं। इंदौर, इंदौर ने तो जैसे मोनोपोली कर लिया, हर बार नंबर 1 पे ही रहेगा। वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक स्वच्छता ऐप है। ये ऐप आपको गूगल स्टोर में मिलेगा। इसको आप अगर डाउनलोड करते हैं और फिर आपके आसपास में कहीं अगर गार्बेज पड़ा हुआ है, पब्लिक टॉयलेट साफ नहीं है, पब्लिक टॉयलेट में पानी नहीं है, मरा हुआ पशु पड़ा हुआ है, झाड़ू झाड़ू नहीं हुआ है कॉरपोरेशन के लोगों के जरिए, तो उसका फोटो लेके आप अपलोड करिए। और ऐसा बोला जाता है कि 48 घंटे के अंदर में उसको अटेंड किया जाए, ऐसा बोला जाता है। रिपोर्ट हमें मिक्स मिली है। कोई बोल रहा है कि 24 घंटे में अटेंड हुआ है, कोई बोलता है कि अटेंड ही नहीं हुआ है, और बोल दिया गया कि हो गया। पर ये एक ऐप है जो आप यूज कर सकते हैं। और मैं इसको करीबी से देख रहा हूं क्योंकि 2018 से मैं नागपुर का स्वच्छ भारत का ब्रांड एम्बेसडर हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो स्वच्छ भारत स्वच्छ सर्वेक्षण ये जो होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कराते हैं। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि मुझे केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने पुरस्कृत किया कि अभी आपके हीरो, देश के हीरो, कि हमने जो नागपुर के लिए काम किया है उसके ऊपर नजर रखते हुए कि एक एनजीओ सेल्फ फंडेड, जैसा मैंने बताया था, बिना किसी से एक पैसा लिए खुद के पैसे से ये काम कर रहा है, तो इसलिए मुझे इससे नवाजा गया था। ये हमारे कुछ एफर्ट्स है स्वच्छ भारत के लिए। आप देख सकते हैं, घर घर में जाना, मोहल्ले में जाना, गीला कचरा सूखा कचरा, बस्तियों में जाना, मार्केट में जाना। स्वच्छ भारत के बाद हम आते हैं अमेंडमेंट इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था ट्री एक्ट में। अभी जो उद्धव जी की सरकार थी, माननीय उद्धव जी की सरकार थी, वो पर्यावरण के प्रति काफी संवेदनशील थी, ऐसा मैंने पाया। ना मैं जिंदगी में कभी उद्धव जी को मिला हूं और ना ही मैं उनके कैबिनेट में किसी को मिला हूं, बट जो हमने पाया कि उद्धव जी की सरकार संवेदनशील सरकार थी महाराष्ट्र के पर्यावरण के बारे में, उसका पहला उदाहरण आपके समक्ष है कि इन्होंने ट्री एक्ट पे बदलाव लाया। क्यों? अवैध पेड़ कटाई को रोकने के लिए। क्योंकि अवैध पेड़ कटाई पूरे देश में रैम्पेंट है, बहुत ज्यादा हो रहा है। उन्होंने क्या बदलाव लाया? उन्होंने हेरिटेज ट्री का कॉन्सेप्ट लाया। देखिए, हर जगह, हर शहर में एक ट्री कमेटी होती है जो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाती है। नागपुर के ट्री कमेटी में मैं, तो उन्होंने हेरिटेज ट्री का कॉन्सेप्ट लाया कि कोई भी पेड़ की उम्र अगर 50 साल से ज्यादा है तो उस पेड़ को आप काट नहीं सकते। उस पेड़ को काटने के संबंधित निर्णय लोकल ट्री कमेटी नहीं ले सकती। इसका निर्णय स्टेट लेवल ट्री कमेटी लेगा। मैं तो आज अगर कोई 49 उम्र के पेड़ को काटने की बात हो रही है तो उसका निर्णय मैं जिस कमेटी में हूं वो दे सकता है, मगर अगर 50 साल है तो वो हेरिटेज ट्री है, वो आप नहीं दे सकते। पहले था कि अगर आपको कोई पेड़ काटने की अनुमति मिलती है तो एक पेड़ के बदले में आपको 2 पेड़ लगा,
माननीय उद्धव जी के सरकार ने इसको बदल दिया, अमेंडमेंट लाया कि अगर आप कोई पेड़ काटने की आपको परमिशन भी मिलती है तो उस पेड़ की जितनी उम्र है उतने पेड़ लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेड़ की उम्र 50 साल है तो आपको 50 पेड़ लगाने पड़ेंगे, और हर पेड़ की जो हाइट है वो 6 से 8 फीट होना। पहले क्या था, लगा दे भाई कुछ तो भी, एक के बदले दो, दो के बदले लगा दे यार, छोटे मोटे लगा दे। तो ये अमेंडमेंट्स लाए हुए। देखिए इसका एक दूसरा एंगल भी है। मैंने इसके बारे में काफी टीवी में, मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में मेरे काफी इंटरव्यूज आए थे। मैंने इन अमेंडमेंट्स को बिल्कुल सराहा, सपोर्ट किया। मगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं। जैसे अनिल मेश्राम जी ने लिखा, वेरी नाइस सर, तो मैं एक आम आदमी के एग्जांपल दे रहा हूं। चलिए, अनिल मेश्राम जी के दादाजी ने उनके घर के सामने एक आम का पेड़ लगाया। ये आम का पेड़ 60 साल पुराना है। अब ये आम का पेड़ झुक गया है, जो अनिल मेश्राम जी के घर का जो दीवार है उसके ऊपर आ रहा है, और वो आम का पेड़ कभी भी गिर सकता है। ऑब्वियसली मेश्राम साहब इस पेड़ को काटना चाहेंगे। अब देखिए कैसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब पहली बात तो इसका निर्णय लोकल ट्री कमेटी नहीं दे पाएगी, ये जाएगा स्टेट लेवल ट्री कमेटी के पास, और स्टेट लेवल ट्री कमेटी जब निर्णय लेगी, जब बैठक करेगी, तो उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। एक प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें 200 पेड़ काटना है, एक प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें 300 पेड़ काटना है। और अनिल मेश्राम जी का एक ठो आम का पेड़ कौन देखेगा यार। पर अनिल मेश्राम जी काट नहीं सकते, काटेंगे तो भैया केस बन जाए। वो चक्कर काट रहे हैं लोकल, भैया मेरा पेड़। वो तो ट्री कमेटी देखेगी, भाई रुको यार, इतनी जल्दी क्या है आपको यार। चलो ट्री कमेटी ने देख लिया, सब कुछ कर लिया, फोटो शोटो देख लिया, बोला चलो चलिए मेश्राम जी काट लो। अब और मुसीबत खड़ी हो गई। अब मेश्राम जी को 70 पेड़ लगाने पड़ेंगे। कहाँ लगाए? आज अगर मैं भी उस जगह में हूँ, कौस्तुभ चैटर्जी को 70 पेड़ लगाने, एक पेड़ काटने के लिए, जो मेरे दादा ने लगाया था, मैं 70 पेड़ कहाँ लगाऊं यार। और मेरे खर्चे कितने करा रहे हो यार। जब हमने इसका विरोध किया, काफी मुखर थे हम, तो इसमें एक और अमेंडमेंट आया कि कहाँ लगाना है इसका जगह लोकल अथॉरिटी देगा। मतलब नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलेगा यहाँ पे लगाओ। हमारा एक और पॉइंट था ग्रीन विजिल फाउंडेशन का, कि अगर कोई बुजुर्ग आदमी है और आप दूर में जगह दे रहे हो, तो उतना दूर जगह कैसे लगाएगा 70 पेड़। तो उसके लिए अमेंडमेंट फिर से एक दिया गया कि ठीक है, आपको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, आपके ये पेड़ की जो इकोनॉमिक वैल्यू थी, जो पेड़ आप काट रहे हो, उतना पैसा दे दो। अब इकोनॉमिक वैल्यू किसी भी पेड़ का अगर निकाल रहे हैं तो कम से कम 2 लाख से कम नहीं हो रहा है। अब आप बताइए, एक आम आदमी इस अमेंडमेंट के बाद इतना करेगा कि एक आदमी को 2,000 रुपए देगा, बोलेगा रात के 2 बजे आके पेड़ काट दे। सवेरे हम भी चिल्लाएंगे, कौन काटा रे, कौन काटा रे। सो अमेंडमेंट भी आप इतने स्ट्रिंजेंट मत करिए। देखिए करना क्या चाहिए था, अमेंडमेंट किया बड़े बिजनेस के लिए अच्छा किया, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो धड़ल्ले से पेड़ काट रहे हैं, उनके लिए कानून बहुत अच्छा है। पर आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए आपको इतना स्ट्रिंजेंट नहीं बनाना था। आप अगर किसी चीज, कोई कहीं का टिकट ही अगर आप 1,000 कर दोगे 2 किलोमीटर जाने का, तो आपको विदाउट टिकट लोग ज्यादा मिलेंगे। और आम आदमी के लिए इतना स्ट्रिंजेंट करने के बाद वो आदमी रात को पेड़ कटवा देगा सर, आप कुछ नहीं कर सकते। ये चर्चा, हाँ, जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वहां पे करिए ना, बराबर है, उनके पास पैसा है, उनके पास जगह है, वो करें। अगला जो इनिशिएटिव था
महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, माननीय उद्धव जी के सरकार का, ये बड़ा एक अच्छा था, माझी वसुंधरा अभियान। अभी पता नहीं सरकार बदलने के बाद इसका भविष्य क्या होगा। इसके तहत ये 2 अक्टूबर 2020 में चालू हुआ था और ये 395 अर्बन लोकल बॉडीज मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 304 पंचायती राज में ये एप्लीकेबल हुआ टू एनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव। जलवायु परिवर्तन में लोगों को इन्वॉल्व करना, लोगों को इसमें इनिशिएटिव में लाना, टू आइडेंटिफाई डायनेमिक एंड इंक्रीमेंटल स्केलेबल मेजर टुवर्ड्स सस्टेन। धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाएं और आम जनता सरकार मिल के जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कुछ करे। इन्होंने क्या किया, इसमें अलग अलग मार्किंग सिस्टम, जैसे पहले है भूमि, भूमि में 600 नंबर है, 600 नंबर में ग्रीन कवर पे 300 है। और वो भी क्या, जैसे समझ लीजिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, भूमि में 600 है, ग्रीन कवर में 300 है। तो भाई औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने एक साल में कितने पेड़ लगाए, उस पे 100 मार्क है। आपने जो पेड़ लगाए वो नेटिव है या इंडिजीनियस है या आपने फॉरेन का लेके आके लगा दिए, उस पे 50 मार्क है। आपने कितने ग्रीन एरिया क्रिएट किए शहर के बीच में, उस पे 100 मार्क है। और आपने जो पुराने ग्रीन एरिया थे उसको मेंटेन करना, उसको खराब ना, उसके लिए क्या किए, उस पे 50 मार्क। तो ये हो गया भूमि के 600 में से ग्रीन कवर पे 300 मार्क। बाकी 300 मार्क जो है भूमि का, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, कि भाई आप कितना सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते, सेग्रीगेट करते और ट्रीट करते। लीगेसी वेस्ट मतलब जो वेस्ट बहुत सालों से पड़ा हुआ है, जो आपने ट्रीट नहीं किया, उसके लिए आप क्या कर रहे हो भाई, 75 मार्क्स। कंपोस्टिंग कर रहे हो क्या, 75 मार्क्स। ओडीएफ, ओपन डेफिकेशन, ओडीएफ मतलब आपके शहर में खुले में लोग लोटा लेके बैठते क्या रास्ते पे, रेलवे ट्रैक पे, उस पे 25 मार्क। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, 25 मार्क। तो ये हो गया भूमि के 600, जिसमें ग्रीन कवर और सॉलिड वेस्ट पे 300। इसके बाद वायु, एयर क्वालिटी, इसमें 100 मार्क। आपके एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करा रहे हो, रास्ते के चारों तरफ में ग्रीन कर रहे हो, आप पौधे पौधे पेड़ वेड़ लगा रहे हो। ग्रामीण अगर आप हो तो उसके लिए 40 अलग है, उज्ज्वला के लिए, ये शहर के लिए नहीं है। आप अगर इसको टोटल करेंगे तो आपको 120 दिखेगा, ये ग्रामीण के लिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप कितना आगे बढ़ा रहे हो। फिर जल, 400 मार्क। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपके जो लेक्स है उसको आप साफ वाफ कर रहे हो कि गंदगी में छोड़ दियो। और जितना आपका सीवेज निकलता है, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, किचन टॉयलेट बाथरूम से, उसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हो क्या, जल पे 400 मार्क। अग्नि, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन कितना कर रहे हो, आपने कितने सोलर और एलईडी लाइट्स लगाए हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स कितने हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को कितना प्रमोट करते हो, उसके ऊपर 100 मार्क। और लास्ट आकाश पे 300 मार्क, एडुकेशन एंड एनहांसमेंट, आप कितना लोगों को एडुकेट कर रहे हो भाई क्लाइमेट चेंज और इसके बारे में, और एनहांसमेंट स्पेस। तो इस तरह से माझी वसुंधरा कैंपेन माननीय उद्धव जी के सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। बड़ा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन था, चल भी रहा था, 2020 से 22 तक अच्छा चला। अब पता नहीं, कैप्टन बदलता है तो टीम बदलती है। ये एक और प्रयास हमारे महाराष्ट्र सरकार का, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा महत्व दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी थे, ऐसा एम रखा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 25% गाड़ियां 2025 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट होगी। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जो बसेस है उसमें 15% बसेस इलेक्ट्रिक बस में ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रिक बस बनाए जाएंगे।
make Maharashtra the country's top producer of BEVs in India. From April 2022, all new vehicles will be electric vehicles. अप्रैल 2022 से जो भी नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी महाराष्ट्र सरकार के लिए, चाहे वो कोई भी शहर में हो, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। और इंसेंटिव्स भी अलग अलग प्लान किए गए सरकार की तरफ से कि भाई अगर आप इसको करते हैं तो आपको इतना में इसके इंसेंटिव्स होगा। प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट भी प्रपोज किया गया। और जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे स्टेट में महाराष्ट्र में बिकेगा वो रोड टैक्स से मुक्त हो, आपको रोड टैक्स देने नहीं पड़ेगा। तो ये महाराष्ट्र सरकार का ईवी पॉलिसी था 2021। तो इस तरह से हमने आज चर्चा करी केंद्र सरकार के इनिशिएटिव, राज्य सरकार के इनिशिएटिव, आपस में कॉन्फ्लिक्ट, सरकार क्या कर रही है, हम क्या कर सकते हैं। और एक बार फिर हम यही कहना चाहते हैं कि बदलाव जो है वो बहुत धीमी आहट से आता है, महसूस करिए, एहसास हो। थैंक यू सो मच। नाउ द फोरम इज ओपन फॉर द डिस्कशन। अगर कोई प्रश्न हो, कुछ हो, तो हम आपस में बात कर सकते हैं। Sir, द I फोरम इज want to ओपन फॉर say, या अमरीन जी बोलिए, आपकी आवाज हाँ कट सर, गई, I बोलिए। want to say कि स्वच्छ भारत अभियान तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, लेकिन आई फील सिंस आई वाज वर्कड इन PSU फॉर 10 years, बस जिस दिन वो पीरियड रहता है तो बड़ा नुक्कड़ नाटक होता है, GM और डायरेक्टर झाड़ू लेकर अभियान करते हैं। स्कूल में सर एक सिलेबस आ गया EC करके इलेक्टिव पेपर, जिसमें हम लोग स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताते। बस हमको लगता है यहीं तक सीमित हो गया है कि आप उसको करिकुलम में डाल दो और PSU या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में वो एक जो वीक है स्वच्छ भारत अभियान का जो वीक है, बस उसी पीरियड में ये इनिशिएटिव दिखता है। अदरवाइज सर सही है मैडम आपका, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। और हमारे लिए सबसे बड़ी शोकांतिका ये है, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आजादी के 75 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री महोदय को बोलना पड़ रहा है कि स्वच्छ भारत बना भाई, जबकि ये बेसिक नेसेसिटी है। यस और स्वच्छ भारत में सरकार स्ट्रेटेजी बना सकती है, सरकार अलग अलग रूप में आपको मदद कर सकती है, बट ये करना मेरे को और आपको ही है। आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो कि डायरेक्टर आ जाते हैं, करते, ये तो उनके ऊपर दबाव है कि उनको फोटोग्राफ्स भेजना है। पर सर, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो खुद अगर इस चीज को अपनाए कि ठीक है ना, मतलब जैसे आप कह रही हैं, जैसे आपके मेरे जैसे जो लोग वहां पे है, कि ठीक है हम इसको हर साल कोशिश करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अभी एक किराए के घर में रहता था, तो मैंने अभी एक फ्लैट खरीदा। जो लोग नागपुर में रहते हैं वो जानते हैं कि नागपुर शहर के अंदर में खरीदने की हैसियत नहीं थी। तो हम बेसा पिपला रोड में गए, वहां पे बहुत सारे टाउनशिप आ रही, वहां पे मैंने अथर्व नगरी में एक फ्लैट लिया। और वहां मैंने देखा कि रैम्पेंट सब लोग सब्जी वब्जी जो भी बोलो प्लास्टिक के पन्नी पे लेके जा रहे हैं। मैं पहले जाके थोड़ा सा दुकानदारों से बात किया, फिर लोगों से बात किया, कुछ झगड़े हुए, कुछ लोग माने। और आज मैं देखता हूं मेरे बालकनी में बैठ के कि 60% लोग, 60% लोग पिछले 6 महीने के बाद घर से बैग लेके जा रहे हैं। अब ये 60% लोग वो है जिन्हें बदलना है। आज आप जिस PSU की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर आम जनता भी इसको एक ईयरली इवेंट सोचेंगे तो नहीं होगा। यस सर, अगर आम लोग खुद करें, नहीं, उनको ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कि भैया स्वच्छता वीक है, स्वच्छ रहिए। ये तो आम लोगों को करना है ना मैडम, यस अदरवाइज तो वही है
कचरा है नहीं। कोई एक आदमी आके वहां कचरा डालता है, उसके बाद झाड़ू लेके 20 लोग खड़े हो जाते हैं, फोटो आपके सोशल मीडिया में पोस्ट हो जाता है। आम व्यक्ति को करना है, मुझे आपको करना है, कोई भी परिवर्तन तभी आएगा, Yes, sir. वरना नहीं Very, आएगा। yes, sir. Very एनी true, अदर sir. क्वेश्चन सर? सर एक ऐसा क्वेश्चन था जी सर, जैसे अपन जो पेड़ वगैरह लगाते हैं तो उसकी कहीं पे एंट्री करानी पड़ेगी क्या? नहीं सर, देखिए पेड़ लगाने का एंट्री नहीं, मगर पेड़ काटने का है। और अभी हुआ क्या है सर, मैं आपको बता रहा हूं कि अभी पिछली जैसे कुछ कुछ चीजें हमारे देश में बहुत चला, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झाड़े लावा झाड़े जागवा, तो उसमें क्या हुआ, रैंडमली पेड़ लग गए, क्योंकि हमने देखा नहीं हम कहाँ लगा रहे हैं। कहीं हाई टेंशन वायर है उसके नीचे लगा दिए, कोई खाली जगह मिला वहां लगा दिया, अरे भाई दूसरे का प्लॉट है भाई। तो आज हम इतने ज्यादा पेड़ लगा दिए हैं कि आज अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें खड़ा करना है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया है, 17 गोल्स है। उसमें पॉवर्टी है, उसमें सैनिटेशन है, उसमें मेडिकल फैसिलिटी है। तो अगर आप इनमें से कुछ भी करने जाओगे हमारे देश में, तो आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि हमने हर जगह पे पेड़ लगा दिया। नहीं सर, हुआ कैसा है, जैसे कि अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अगर पेड़ मिल रहे हैं तो वो सबसे पहली जगह तो ये पूछता है कि आपको, आपके पास लैंड कहाँ है, या आप कितने पेड़ लेना चाहेंगे और आप कितने लगाना चाहेंगे। तो सपोज मैंने उसको लगा दिया, अब लगाने के बाद तो कोई एंट्री नहीं है, और 50 साल बाद वो बोलते कि आप इसको बढ़ाओ भी, उसको देख रेख भी करो, तो वो मेरे नाम से रजिस्टर्ड तो होना चाहिए। जैसे एक सर एक केस बताता हूँ, रिलायंस के ऊपर एक बीच में बहुत चला था कि रिलायंस को पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बोला गया, पॉल्यूशन कंट्रोल उनकी फैक्ट्रीज में, तो उन्होंने आम के झाड़ लगा दिए सब जगह। रिलायंस फैक्ट्री ने आसपास पूरे आम के झाड़ लगाए, और वो आम इतना हो गया कि आज वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गए हैं आम के। तो रोड में लगा और जिसे ला रहा हूँ, तो क्या वहाँ पे कि अगर उसमें मेरे को कुछ मिल रहा है तो क्या मैं उसको बेच सकूंगा? तो उसकी एंट्री कराना तो जरूरी हो गया ना सर। बराबर है सर। देखिए अभी उसमें ऐसा है कि अगर आप खुद के लैंड पे पेड़ लगा रहे हैं, तो वो पेड़ आपका है, आपने लगाया है, उससे आप कमर्शियल बेनिफिट्स ले सकते हैं। पर अगर आप दूसरे के लैंड पे या पब्लिक लैंड पे पेड़ लगा रहे हो, तो वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, तो बराबर। उससे आप कमर्शियल फायदा नहीं ले सकते हो। और जहां तक रजिस्ट्री का नहीं, बात है, सामाजिक वनीकरण आम के आदमी तहत तो एक पेड़ दो पेड़ मिलते हैं हमको। सर देखिए इसमें क्या है कि अगर आप जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पेड़ लिए, ये आपने जैसे एक एप्लीकेशन दिया वहीं पे आपकी रजिस्ट्री होगी। करना चाहिए कि भाई नगरालय जी हमारे तरफ से 200 पेड़ लेके गए, और ऐसा नहीं है कि राहुल जी करेंगे भैया हमने पेड़ दे दिया हमारा ड्यूटी खत्म। ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज है पेड़ दे रहे हैं, उनका भी काम है कि आके देखना कि भाई मेरे पेड़ों का भविष्य क्या है, तो वहां पे उनको रजिस्टर करना चाहिए। आपको थोड़ी रजिस्टर करना है, आप तो पेड़ मांगे, उचित देखा गया। और क्या है सर, एक्चुअली में रूल में ये होता है कि कोई भी आदमी पेड़ मांगेगा तो उसके अथॉरिटी आके देखना चाहिए भाई किधर लगाए। और सबसे बड़ी बात होती है आपके पास ट्री गार्ड है क्या, या कोई प्रोटेक्टेड एरिया में लगा रहे हो क्या। और अगर आप खुले में लगा रहे हो तो आपको वो अलाउड ही नहीं है। बट अब आप देखिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर भी ये सरकार के पहले जब माननीय मुनगंटीवार साहब हमारे वन मंत्री थे, और जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस समय 50 करोड़ पेड़ लगाने की बात हुई थी 5 साल में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रेशर में, तो कौस्तुभ चटर्जी या राहुल जी जो मांग रहे ले जा भाई, खाते में लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो 50 करोड़ करना है। तो कौन कहाँ लगा रहा है, क्या कर रहा है, लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, पेड़ लगा के आदमी घर जाने के पहले बकरी आके पेड़ खा रही है, ये सब हुआ है सर।
प्रोटोकॉल ये होता है कि अगर कोई पौधा भी आज स्टेट की संपत्ति है, आपको दिया जा रहा है फ्री में, क्योंकि हम सरकार चाहती है कि हमारा स्टेट ग्रीन हो, पर उसका आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर पूरी निगरानी रखना का कर्तव्य है जो अथॉरिटी आपको पेड़ दे रही है। हाँ जी। किसी और के कोई अगर सवाल है तो पूछ सकते, क्योंकि 12:30 बज गए हैं। अगर कोई और व्यक्ति विशेष प्रश्न पूछना चाहे तो, अदरवाइज मेरे फोन नंबर्स आप लोगों के पास है, आप कभी भी चाहे तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कभी भी प्रश्न फोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर, काही आहे कोणाला मेरे विचार? ख्याल से अगर ओके सर. मिस्टर सुनील वंजारी सर. थैंक यू सो मच सर। Yes, madam. I request you to kindly propose vote of thanks. Okay, madam. Thank you, madam. Good afternoon to honorable today's resource person, Professor Kaustubh Chatterjee, respected coordinator, Dr. Preeti Dharwik, madam, and my dear colleagues present in this session. Myself, Dr. Sunil Vanzari, here to propose a vote of thanks. First of all, I would like to thank respected coordinator Dr. Preeti Dharwik, madam, to give me this opportunity to speak on this dais, and it is really honor to me. On the behalf of UGC HRDC Nagpur, I would like to thank Honorable today's resource person, Professor Kaustubh Chatterjee, because the session could not be completed or cannot be possible without his inspiring word. Sir, today guided us on the topic initiative of the government of India and the government of Maharashtra towards the environmental protection and sustainable development. In this topic, sir widely discusses on the air pollution, plastic pollution, various type of problems regarding this pollution, different amendments by the governments, and national and state level policy regarding the pollution control. Sir, really it is a helpful, encouraging, and really inspiring for us, and I am really thankful to you, sir, who have spared his valuable and precious time with us and his valuable words. I also thankful to all the colleagues to make this session successful and possible by their presence. Thank you very much. And over to you, madam. Yes, Madam. thank you, sir. Thank you, Dr. Sunil, sir. Thank you so much. Thank you so much, Kaustubh, sir, once again from all of us. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Bye bye. Take Bye, care. sir. Bye bye. Yeah, good day, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे रुकते हैं. यू कैन प्रोसीड फॉर योर लंच ब्रेक. हम 1:30 बजे मिलते हैं. काइंडली ज्वाइन ऑन टाइम प्लीज. 1:15 बजे मीटिंग शुरू होगी. 1:30 बजे मीटिंग लॉक की जाएगी, तो जितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन रहेंगे उतने ही आगे प्रोसीड करेंगे. सो प्लीज बी ऑन टाइम. थैंक यू.